नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। एलॉन मस्क के $44 बिलियन के ट्वीट बीट के समर्थन में उतरे बाइनेंस और सिक्वोया। युगा लैब्स ने फेल्ड अदर डीड ट्रांजैक्शंस के लिए गैस फीस को किया वापस। कॉइनबेस ने सभी के लिए अपने एनएफटी मार्केटप्लेस को किया ओपन। फेड कमेंट से पहले क्रिप्टो करेंसीज में देखने मिली बढ़त। बिटकॉइन ने किया $39,500 पर ट्रेड। नए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने हटाया आईसीओ बैन। 20% टैक्स को किया पोस्टपोन। यूएस के सिलेक्टेड गुच्ची स्टोर्स एक्सेप्ट करने वाले हैं क्रिप्टो पेमेंट्स। कजाकिस्तान ने क्रिप्टो माइनर्स के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन को किया अनिवार्य। मेसारी रिसर्चर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने नए क्रिप्टो हेज फंड के लिए जुटाए $85 मिलियन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने रिपोर्टेडली एलॉन मस्क के $44 बिलियन के ट्विटर बायआउट को फाइनेंस करने के लिए $500 मिलियन देने का वादा किया है। बाइनेंस के फाउंडर चैंगपेंग ज़ाओ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इन्वेस्टमेंट की पुष्टि भी की है। पिछले महीने एलॉन मस्क और ट्विटर ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी के साथ $44 बिलियन का सौदा किया। वही ट्विटर को $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से 38% प्रीमियम पर खरीदने के लिए वो सहमत भी हुए। सिक्वोया कैपिटल उन अन्य इन्वेस्टर्स में शामिल है जिन्होंने $150 मिलियन का निवेश किया है, जबकि ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन ट्रस्ट $1 बिलियन के फंडिंग के साथ सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। बोर्ड एप यॉट क्लब एनएफटी कलेक्शन के पीछे मौजूद फर्म युगा लैब्स ने 30 अप्रैल को अदर डीड नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी बनाने में विफल रहने वाले सभी लोगों को गैस फीस वापस कर दी है। इसकी घोषणा मेटावर्स फर्म ने बुधवार को ट्वीट के जरिए की है। ईथर स्कैन के डेटा के अनुसार युगा लैब्स ने कुल 90.57 ETH खर्च किया है, जो लगभग 640 रिफंड्स यानी लगभग $265,000 का अमाउंट है। इस तरह से फर्म द्वारा किया गया लार्जेस्ट इंडिविजुअल रिफंड करीब $7,500 का था, जिसमें फर्म ने सभी रिफंड भेजने के लिए गैस फीस में करीब $783 खर्च किए थे। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने अपने नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी मार्केटप्लेस के बेटा वर्जन को सभी के लिए ओपन कर दिया है। अक्टूबर 2021 में इसके लॉन्च की घोषणा के लगभग 7 महीने बाद एक्सचेंज ने अप्रैल के अंत में इनवाइटेड यूजर्स के एक छोटे से ग्रुप के लिए मार्केटप्लेस से पर्दा उठाया है। ऐसे में कंपनी का कहना है कि वो एनएफटी कलेक्शन पार्टनरशिप्स की एक सीरीज के साथ अपने यूजर बेस को बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें से 1 जून में NFT.NYC में पहली बार शुरू होने वाली बोर्ड एप यॉट क्लब फिल्म ट्रायोलॉजी है। फेडरल रिजर्व चेयर जेरम पॉवेल के बयान के एक दिन पहले रेट में बढ़ोतरी के फ्यूचर ट्रैजेक्टरी के बाद क्रिप्टो करेंसी ने गुरुवार को बढ़ोतरी देखी। फेड ने अगले महीने एंटीसिपेटेड 0.5% पॉइंट रेट हाइक की घोषणा की और अपने $9 ट्रिलियन एसेट पोर्टफोलियो के श्रिंक होने की घोषणा की। हालांकि पॉवेल ने यह भी साफ किया कि फ्यूचर मीटिंग में 0.75% पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स पर विचार नहीं कर रहा है। फेडरल फंड्स फ्यूचर्स, जिसका इस्तेमाल ट्रेडर्स इंटरेस्ट रेट को ट्रैक करने के लिए करते हैं, उन्होंने पहले जून में फेड द्वारा इस तरह के कदम उठाने की 95% संभावना में मार्केट प्राइसिंग डिटर्मिनेशन दिखाया था। इन सब के बीच बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.6% की बढ़त के साथ $39,500 पर ट्रेड किया, जबकि इथर ने उसी समय के दौरान 3% की बढ़त के साथ लगभग $2,900 पर ट्रेड करते देखा गया। वही दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखने मिली। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल ने देश के फाइनेंशियल वॉचडॉग द्वारा 2017 से लगाए गए अपने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स या आईसीओ पर पूरी तरह से प्रतिबंध को हटाने के लिए एक बिल पेश किया है। सरकार डिजिटल एसेट को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करेगी, सिक्योरिटीज और नॉन सिक्योरिटीज, जिससे आईसीओ के माध्यम से जारी किए गए नए टोकन के साथ इंडस्ट्री पर नजर बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बिल ऐसे टोकन जारी करने, उनकी लिस्टिंग और सेक्टर में अनफेयर ट्रेड एक्ट्स को रोकने के तरीके को मैनेज करेगा। यूं सरकार क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से जनरेट हुए $2,100 से ज्यादा के सभी फायदे पर 1 साल के लिए 20% टैक्स को भी पीछे धकेल रही है।
लग्जरी बिजनेस के डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में पहली बार कदम रखते हुए गुच्ची इस महीने यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स स्वीकार करना शुरू कर देगा। इनिशियली न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, मायामी, एटलांटा और लास वेगास में फैशन हाउस के कुछ स्टोर मई के अंत से डिजिटल टोकन स्वीकार करने में सक्षम होंगे। बाद में यह भुगतान विकल्प गर्मियों में आने वाले इसके सभी नॉर्थ अमेरिकन स्टोर्स में लागू किया जाएगा। स्टोर्स अलग अलग प्रकार की डिजिटल करेंसीज को स्वीकार करेंगे, जिनमें बिटकॉइन, इथेरियम, डोज कॉइन, लाइट कॉइन और यूएस डॉलर से जुड़ी कुछ स्टेबल कॉइन्स भी शामिल है। एनर्जी क्राइसिस की समस्या को ध्यान में रखते हुए कजाकिस्तान सरकार ने अब क्रिप्टो माइनर्स को अपने माइनिंग ऑपरेशंस को अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करने का आदेश दिया है। सभी माइनर्स को पर्सनल जानकारी, एनर्जी कंजप्शन प्लान्स, आईपी एड्रेसेस, माइन करने का लोकेशन और माइनिंग एसेट्स की खरीद की लीगल वैलिड के बारे में जानकारी के साथ बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स प्रस्तुत करना जरूरी है। इस तरह से नए माइनर्स को ऑपरेशंस शुरू करने से 30 दिन पहले जानकारी फाइल करनी होती है और जो भी माइंस बंद होती है उन्हें ऑपरेशंस बंद करने के 10 दिनों के भीतर अधिकारियों को जानकारी देने की जरूरत होती है। ऐसे में कजाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लॉकचेन एंड डेटा सेंटर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट एलन दौर्जिएव के अनुसार लीगल माइनिंग डेटा सेंटर्स को इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति को आधिकारिक तौर पर मंजूरी देने की दिशा में ये पहला कदम है। क्रिप्टो रिसर्च फर्म मेसारी के एक फॉर्मर रिसर्च एनालिस्ट रायन वॉटकिंस और एक प्रोमिनेंट क्रिप्टो इन्वेस्टर डैनियल चंग ने एक नए क्रिप्टो हेज फंड पेंजिया फंड मैनेजमेंट की को-फाउंडिंग के बाद $85 मिलियन जुटाए हैं। फंड की स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म को अच्छी तरह से करने और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को जीतने की है। पेंजिया फंड मैनेजमेंट के इन्वेस्टर्स में बैन कैपिटल और पैराफाई शामिल थे। वही दूसरे इन्वेस्टर्स में यूनियन स्क्वायर वेंचर्स के को-फाउंडर ब्रैड बर्नहाम, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट को-फाउंडर जोश हैरिस जैसे पॉपुलर क्रिप्टो नाम शामिल है। वॉटकिंस और चोंग का मानना है कि शुरुआती चरणों में 3 से 7 एस्टैब्लिश टोकन में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है, क्योंकि लंबे समय में सिर्फ कुछ ही विनर्स होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।